हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका द कुकरेती फैमिली चैनल में। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। मेरा नाम सीमा कुकरेती है और मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल द कुकरेती फैमिली में। दोस्तों, वादे के अनुसार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने प्रेगनेंसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। दोस्तों, जिन्होंने मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रेगनेंसी जर्नी की फर्स्ट वीडियो में मैंने लास्ट काशी की बॉर्न तक बता दिया था कि काशी का जन्म किस तरीके से हुआ और मेरी 9 मंथ की जर्नी कैसे गई। अब मैं आपको बताती हूँ आफ्टर बर्थ मैंने कैसे सिजेरियन से ओवरकम किया और मैंने मेरी क्या क्या दिनचर्या थी उस टाइम पे। मैंने अपनी बॉडी की देखभाल कैसे की, काशू की देखभाल कैसे की, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले काशी के ही नाम से कि मैंने काशी का नाम काशी ही क्यों रखा। एक्चुअली कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है, जैसे कि बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय होगा, कैसे दिखता होगा। तो मैं और ये हमेशा सोचते थे कि हमारा बेबी कैसे दिखेगा यार, किसकी शक्ल पे होगा, मेरी शक्ल पे होगा कि उनकी शक्ल पे होगा, या दोनों की कॉम्बिनेशन शक्ल लेके आएगा। तो हम ये ऐसे बहुत सोचते थे। और खासकर नाम, जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है ना, ये सबके साथ होता होगा, मुझे पक्का यकीन है सब सोचते होंगे कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें। तो हम भी ऐसे ही सोच रहे थे और लास्ट मंथ में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था हमें कि हम क्या नाम रखें। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं ना हमेशा नेट पे सर्च करती रहती थी बच्चों के नाम। तो हम दोनों ना, वो भी और मैं भी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम ना लड़के का नाम वो सोचेंगे और लड़की का नाम मैं सोचूंगी। अगर मेरी बेबी गर्ल होती है तो मैं काशी ही नाम रखूँगी। मुझे ऐसा उस टाइम बिल्कुल फीलिंग आ गई थी और मैंने कहा एक बार इनसे पूछती हूँ। तो मैंने काशी ना नाम लिख के उनको भेज दिया। मैंने कहा व्हाट्सएप पे कि देखो कैसा लग रहा है आपको नाम। तो एकदम से उनका कॉल आया, कह रहे काशी ये नाम बिल्कुल डिफरेंट नहीं है सीमा। एक्चुअली में ना दोस्तों, मैं चाहती थी ना कि जो हमारे बच्चे का नाम हो, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, वो थोड़ा स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो। हम दोनों ही ये सोचते थे और हुआ भी ऐसा। काशी वर्ड जो है वो स्पिरिचुअल नेम है और जिसका मीनिंग है प्रकाश, शाइनिंग। तो मुझे साथ साथ ऐसा भी होता है कि जब आपको नेम शो कर रहा होता है तो बगल में उसकी मीनिंग भी दिखाता रहता है। और फिर काशी विश्वनाथ, काशी वर्ड जो है वो भगवान भोलेनाथ से भी रिलेट करता है और मैं भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता था। जिस दिन काशी पैदा हुई थी 18 अप्रैल को, 19 को उसका डेट ऑफ बर्थ, 19 को उसका जन्म प्रमाण पत्र बनना था। तो उन्होंने नाम पूछा कि अभी फिलहाल हम बेबी ऑफ सीमा डाल देते हैं। जब भी कोई बेबी होता है तो हॉस्पिटल वाले ऐसे डाल देते हैं, बेबी ऑफ सीमा या बेबी ऑफ मदर, जिसके मदर्स नेम के ऊपर। तो इन्होंने बोला नहीं, हमने नाम डिसाइड कर रखा है, आप काशी कुकरेती कर दो। तो डॉक्टर ने फिर से पूछा कि आप श्योर है हम डाल रहे हैं ना, फिर वो फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे नाम चेंज करवाने के लिए। इन्होंने बोला नहीं, हम डैम श्योर है, हम काशी कुकरेती ही नाम रख रहे हैं। तो डॉक्टर भी बोल रहा था अरे बड़ी जल्दी तुम लोगों ने नाम सर्च करके रखा हुआ है। अब मैं बात करती हूँ काशी के वेट की। काशी जब पैदा हुई थी तो उसका वेट था 2.52 kg। काशी ना ज़्यादा पतली थी ना ज़्यादा मोटी थी। 2.5 किलो का बच्चा मेरे ख्याल से ठीक होता है, ना पतले में आता है ना मोटे में आता है, तो ठीक था उसका वेट। फिर क्या हुआ उसके बाद कि मुझे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया। जब सिजेरियन होता है तो 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं। और जो मेरी स्टिचिंग हुई थी, ऑपरेशन की जो सिजेरियन की स्टिचिंग हुई थी, वो एक टाके वाली बोलते हैं ना, पहले मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, पर मुझे नर्स ने बताया कि जो आपका सिजेरियन हुआ है, जो आपको स्टिचिंग लगी है वो एक ही टाके की लगी है, टाका बोल रहे हैं, एक ही टाके की लगी है। मल्टीपल टाके ना लगा के उन्होंने एक ही थ्रेड को ऐसे छोड़ा हुआ था। तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था उस चीज़ का, बट फिर मुझे लगा चलो एक टाका है तो उतना ख़राब नहीं दिख रहा होगा, तो सही था। 3 दिन के बाद वो छुट्टी करते हैं। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आपकी वो 1.5 दिन में छुट्टी कर देते हैं, बट आपका सिजेरियन है तो मिनिमम वो 3 दिन तो रखते ही रखते हैं। बाकी मैक्सिमम तब हो सकता है और दिनों तब रखते हैं जब आपकी हालत सही नहीं होती, आप बेड से नहीं उठ पा रहे हो या आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो थोड़ा लेट ही छुट्टी करते हैं, वरना मिनिमम 3 दिन तो रखते हैं। जब सिजेरियन होता है तो फर्स्ट दिन जो होता है, जब तक आपको होश नहीं आता या थोड़े 1-2 घंटे बाद तक आप फीड नहीं कर पा सकते, क्योंकि उस टाइम आप ऐसे होश में नहीं होते। पर जब आपको प्रॉपर होश आ जाता है, 1-2 घंटा हो जाता है, फिर उसके बाद नर्स कोशिश करवाती है एक बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सके। तो काशी को भी ऐसे ही हुआ था, उसको हम ब्रेस्ट फीड करवा रहे थे। पहले दिन जिस दिन मैं बेहोश थी, पहला दिन लगा लो या कुछ घंटे लगा लो,
तो जब मैं बेहोश थी उस टाइम हम उसको फॉर्मूला मिल्क दे रहे थे, जो डब्बे वाला दूध आता है ना, उस टाइम तक जब तक मेरे को होश नहीं आ रहा था। तो काशी की दादी और ये मिलके उसको कोई चम्मच और दूध से वो वाला मिल्क दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से काशी ने हार्डली 3 टाइम वो मिल्क पिया होगा, कटोरी में 3 बार ही पिया होगा। उसके बाद से अभी तक ब्रेस्ट फीड ही करती है और अभी भी ब्रेस्ट फीड पे ही है वो। दोस्तों अगर मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ तो मुझे लगता है ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मुझसे बहुत से लोग पूछते भी थे कि काशू फॉर्मूला मिल्क पीती है या ब्रेस्ट फीड करती है, तो वो ब्रेस्ट फीड ही करती है। फिर इसके बाद मैंने उसको उसी दिन से, जिस दिन मुझे होश आया, मतलब 18 को ही नाइट में मेरे ख्याल से 12-1 बजे मैंने काशू को ब्रेस्ट फीड करवाया था। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर और नर्सेज ने मुझे थोड़ा सा बोला कि आप मूव करो, जबकि मैं मूव पहले ही कर चुकी थी काशी को देख के, क्योंकि काशी को जब भूख लग रही थी ना तो वो रो रही थी, तो मुझे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था उसको पकड़े बिना, उसको छुए बिना। तो मैं ना हिले जा रही थी उसको पकड़ने उठने के लिए। पर दोस्तों स्टिचिंग में बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था बस कुछ ज़्यादा सा कट गया। जब आपको होश आता है ना प्रॉपर्ली और जो आपका वो सुन वाला इंजेक्शन का पावर ख़त्म हो रही होती है, तब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो कटा है, कुछ तो कटा है, ऐसा फील हो रहा होता है। तो मैं कभी बैठ जा रही थी उसी हालत में, मतलब उसी टाइम कभी बैठ जा रही थी, कभी ऐसे हो जा रही थी काशू को पकड़ने के चक्कर में। फिर नर्स ने ना मुझे अगले दिन ना, जब वो बार बार मुझे देख रही थी, उन्होंने मुझे 2 बार वार्न भी किया कि ऐसा मत करो मत करो, आपके हेड में बहुत तेज़ दर्द होगा। क्योंकि ऐसे में हेड में दर्द हो जाता है कि आप उसी टाइम आपका सिजेरियन हो रहा है और आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सही से प्रॉपर लेटे हुए नहीं हो। तो मुझे डांट रही थी, अगर कह रही थी हेड में दर्द होगा ना तो देख लेना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं फिर भी हिले उले जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छी नर्स थी, बहुत फिक्र थी उन्हें। और जब डांट खाई ना मैंने अच्छी वाली, तो जब भी वो आती थी ना तो मैं चुपचाप लेट जाती थी। तो जब काशू मेरे पेट में थी ना तभी मैंने ना काशू का नाम, यानी कि अपना नाम मैंने यहाँ, मतलब ये जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ना, जैसे आंगनबाड़ी हो गए, आशा हो गए, दिल्ली में तो आंगनबाड़ी है, यहाँ आशा बोलते हैं यूपी में, तो वहाँ लिखवा दिया था। जहाँ पे मैं चेकअप करवा रही थी तो वहाँ पे एक पैम्पलेट लगा हुआ था, उसी में लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो फर्स्ट बार माँ बन रही है उनको 5000 रुपीज़ मिलते हैं ऐसे अकाउंट में, तो आप एनरोल करा सकते हैं। तो वहीं से मुझे पता चला था, वैसे ही मैं नाम लिखवा रही थी, तो फिर मैंने उनसे सारी जानकारी ले ली थी। तो हर वीक वो आते हैं गली में, और हमारे यहाँ प्रॉपर एक उसका डिस्पेंसरी भी है, तो मैंने वहाँ जाके अपना नाम एनरोल करवाया था, नाम लिखा था वहाँ पे। तो उन्होंने सब कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल और जो भी आपका आईडी प्रूफ होता है सब ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब बेबी हो जाता है तो एक बार वो कंफर्म करते हैं कि आपका बेबी हो गया है, फ़ोन करके, या फिर ऐसे अगर आप रेगुलर विजिट करो तो वो जब फ़ोन करके पूछते हैं आपका बेबी हो गया, तो वो मतलब फाइनल कर देते हैं उस चीज़ को, और फिर आपके अकाउंट में विदिन 1 वीक ना पैसे आ जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मुझे ना 8 मंथ में ही मेरे पैसे आ गए थे 5000 रुपीज़। अब पता नहीं कैसे हुआ था कैसे नहीं हुआ था, पर 8-8.5 महीने में मुझे 5000 रुपीज़ मिल गए थे। तो आप लोग भी अगर जिनको ये चीज़ नहीं पता, तो आप लोग भी ये PM के थ्रू जो ये चल रही है योजना, उसका आप लाभ उठा सकते हैं, और वो फर्स्ट चाइल्ड पे मिलता है। तो दिल्ली में ना फिर काशू को ऐसे टीके लगे थे, 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का, जो बच्चे को बूस्टर लगते हैं वो वहीं लगाए थे, उसके वैक्सीनेशन मैंने वहीं करवाई थी, तो वो भी ईजिली हो गया था। तो जब मेरा लास्ट डे था हॉस्पिटल से, मेरे को छुट्टी मिल रही थी, तो उस दिन काशू को BCG का टीका लगा था, मतलब जिसे जन्म टीका कहते हैं हिंदी में, जन्म टीका लगा था उसे, उसी दिन लग गया था। और थोड़ा पोलियो वगैरह के ड्रॉप शायद वो पिलाते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं नहीं गई थी उस रूम में लेके यही गए थे, तो फिर हम आ गए थे, हम घर आए। फिर उसके बाद 3 दिन हो चुके थे काशू को, तब आई काशू को नहलाने की बारी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि काशू को फर्स्ट बार जो होता है वो मैंने ही दिया था, और इसके लिए मेरी सासू माँ ने भी मुझे बहुत डांटा था कि तुझे बिल्कुल भी रेस्ट करना नहीं आता, तू अभी तो तेरा सिजेरियन हुआ है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो कैसे उठ बैठ रही है, कैसे तुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं दर्द हो रहा है। बट वही होता है ना कि मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था दोस्तों, मैं कैसे बताऊँ, और मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो जब काशू को नहलाने की बारी आई तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मम्मी और मैं मिलके नहला लेते हैं, बट मेरा मन कर रहा था कि मैं भी नहलाऊँ उसको, मैं भी बैठूँ वहाँ पे कि कैसे नहा रही है, कैसी लग रही है। तो प्रॉपर मैं बैठी वहाँ पे और मैंने काशू को बात दी, अच्छे से नहलाया मैंने काशू को, और मतलब प्रॉपर मैं सब कुछ पहले ही देख चुकी थी नेट पे कि बच्चे को कैसे बात देनी चाहिए, कैसे बिठा के बात देनी चाहिए, कहाँ कहाँ पानी डालना चाहिए, ये सब कुछ मैं पहले से ही नेट पे देख चुकी थी। तो मैंने जब काशू को बात दी तो अच्छे से वो नहा चुकी थी, उसके बाल भी मैंने वॉश किए थे।
और दोस्तों उसके पास सबसे बड़ी बात कपड़े नहीं थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में हम कपड़े खरीद ही नहीं पाए काफी के। बस हमने 1 से 2 ड्रेसें ही ली थी न्यू बॉर्न बेबी के लिए, कि ताकि जब वो हॉस्पिटल में हो तो हम उसको वो पहना सके। और कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी को नए कपड़े पहनाने भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास किसी बच्चे के पुराने कपड़े भी नहीं थे। तो ये सोचो कि सिर्फ उन 2 कपड़ों के अलावा और कपड़े भी नहीं लिए। तो लकीली क्या हुआ कि जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था जिस हॉस्पिटल में, उसी के बगल वाले वार्ड में उनके फ्रेंड का भी मतलब बेबी हुआ था, तो उनकी ही किसी जानने वाले के शॉप थी, मतलब कपड़ों की शॉप, तो उनसे ही हमने मंगवा लिए थे 3-4 ड्रेस, वही हम काशू को पहना रहे थे। फिर दोस्तों 11 दिन में काशू का हमने नामकरण करवाया और 10वें दिन में मेरा जो स्टिचिंग है वो खुल गया था। जब आपको स्टिचिंग लगे होते हैं ना, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि बस आपने क्या करना है, स्पॉन्ज बाथ लेना है। स्पॉन्ज बाथ मतलब कपड़े को गीला करके बस ऐसे ऐसे पोंछना है अपनी बॉडी को। और मुझे ना मतलब 10 दिन हो चुके थे बिना नहाए धोए ढंग से। स्पॉन्ज बाथ से क्या नहाना होता है, मेरे को तो बहुत मतलब अजीब लगता है जब तक प्रॉपर ना नहाओ। तो नामकरण के लिए उसके बाद ड्रेस नहीं थी, तो मैंने क्या किया, उसके लिए खुद से ड्रेस सिली। और सामने वाली भाभी की सिलाई मशीन थी हमारे घर में, तो उसी सिलाई मशीन में मैंने काशू के लिए ड्रेस सिली। और मैंने ना काशू के लिए बहुत सारे गदेले भी बनाए थे, उसके लिए मैंने लंगोट बनाई थी। तो मैं ऐसे ऐसे चीज़ें ना करती रहती थी काशू के लिए। वो मैं प्रेगनेंसी के दौरान करती थी जब काशू मेरे पेट के अंदर थी। नामकरण हो गया 11वें दिन में, तो उसके बाद मैं प्रॉपर मतलब जैसे रूटीन होता है अपना घर का काम काज वगैरह, तब मैं किचन में प्रॉपर जाने लग गई थी। 11 दिन तक मैंने परहेज ही किया था, मैं किचन में नहीं जा रही थी। पर जिस दिन मेरा बेबी का नामकरण हुआ था उसी दिन से फिर मैं किचन में आना जाना शुरू, काम वाम भी किया और सब कुछ जैसा मतलब मैं करती आ रही थी वैसे ही मैं करती रही। और सच बोलूँ दोस्तों, टच वुड, भगवान की दया से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सिजेरियन में, कोई भी नहीं। मुझे उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर दोस्तों मैं खाने पीने की बात करूँ तो 1.5 महीने तक मैंने खिचड़ी और दलिया ही खाई है और दही। तो मैं क्या करती थी, खिचड़ी में ना मूंग की खिचड़ी बनाते थे हम, मूंग की खिचड़ी में दही डाल के खाती थी। और क्या जी बताऊँ मैं आपको, मतलब 1.5 महीने तक सिर्फ दलिया और खिचड़ी खाना, मतलब ऐसा हो गया था उफ, पता नहीं मैं कैसे। मेरी सासू माँ तो बोलती भी थी कि तू पता नहीं कैसे खा रही है ये, मतलब देखो अजीब नहीं हो रहा। हम तो एक दिन भी खाए तो उनको अजीब होना शुरू हो जाता है, पर मैंने दोस्तों 1.5 महीने तक खाया था इस चक्कर में कि एक तो 11 दिन तक तो आप वैसे भी नहीं खा सकते, क्योंकि आप सिजेरियन में ना आपको नॉर्मल खाना अलाउड नहीं होता, आपको सिर्फ वैसे ही खाना है जो आपको आसानी से पच सके। बट अगर आपका नॉर्मल है तो आप खा सकते हो। और ज़्यादा तला भुना खाने के लिए भी मना करते हैं, घी वगैरह ज़्यादा चिकनी चीज़ों को भी खाने के लिए अवॉइड करते हैं 11 दिन तक, जब तक आपके टाँके नहीं खुलते, फिर उसके बाद आप खा सकते हैं। पर मैंने 1.5 महीने तक खाया। फिर 1.5 महीने के बाद ना एक और विजिट थी मेरे डॉक्टर के पास, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर अब मैं नॉर्मल खाना खा सकती हूँ? तो डॉक्टर ने बोला कितने मंथ हो गए तुम्हारे बेबी को हुए? मैंने कहा 1.5 मंथ। 1.5 मंथ तक तुम खिचड़ी और दलिया ही खा रही हो अभी तक? तो वो भी शॉकिंग में थे, कह रहे अभी तक क्यों खा रही हो बेटा, अब खा सकते हो तुम आराम से। मैंने कहा नहीं मैम वो बात नहीं है, मैं खुद की मर्जी से भी खा रही हूँ ये चीज़ें। तो फिर उसके बाद से ना मैंने नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया था। 1.5 महीने तक मैंने सिर्फ खिचड़ी और दलिया ही खाया था। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि सभी ऐसा करें, बट वो मेरे खुद का भी वो था, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर जितना नॉर्मल खाना खाओगे ना उतना पेट सही रहता है उस टाइम पे, और ज़्यादा पेट बाहर भी नहीं निकलता। और हुआ क्या, मोटी तो मैं तभी भी हो गई थी। तो मैंने ना उस दौरान बहुत ज़्यादा फैट गेन किया था और बहुत ज़्यादा मतलब वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और लास्ट 9th मंथ में जब काशू मेरे पेट में थी तो मेरा 72 kg वेट चला गया था। उसके बाद उसको घटते अब जाके थोड़ा सा घटा है, मतलब अब लग रहा है कि मुझे हाँ उतना नहीं रहा, फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत फूम है। जैसे यूपी साइड के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि चावल नहीं खाते, 1 साल तक चावल नहीं खाते ताकि ना पेट बाहर ना निकल जाए। और मैं तो चावल वाली इतनी हूँ कि भाई पूछो मत। 1.5 महीने के बाद सबसे पहले मैंने चावल ही खाया था, और चावल भी रोटी भी, मतलब सब जो खाना बनता था वही खाती थी मैं। और मुझे चावल पसंद था तो मैंने चावल नहीं छोड़ा, इसी वजह से मेरे को लग रहा है कि मेरा फैट ज़्यादा बढ़ गया। बट कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। फिर काशू भी ब्रेस्ट फीड पे ही थी, तो उसके वजह से मैं कोई भी डाइटिंग वगैरह नहीं करती थी। मैं सोचती थी उसको कहीं मिल्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं ये ना हो कि मिल्क बन ही नहीं रहा है और वो बेचारी मतलब प्रॉपर फीड नहीं कर पाए। तो इसीलिए ना मैं खाने पे कोई कंट्रोल नहीं करती थी। फिर उसके बाद भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। इतना मुझे 9 मंथ में इतना मुझे प्रेगनेंसी में भूख नहीं लगी। कहते हैं ना लास्ट के 7, 8, 9 जो मंथ होता है, लास्ट की जो तिमाही होती है उसमें बहुत भूख लगती है, बहुत खाया जाता है। और उससे ज़्यादा भूख लगती है दोस्तों आफ्टर डिलीवरी। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है ना, उस टाइम इतनी भूख लगती है ना पूछो मत। तो मैं बहुत बल्क में खाना खाती थी और डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी।
6 मंथ तक उसने प्रॉपर ब्रेस्ट फीड लिया है। 6 महीने तक बच्चों को वैसे भी ना पानी देते हैं, ना ऊपर का कोई सॉलिड फूड, लिक्विड फूड कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही थी कासू। तो 6 मंथ तक प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड दिया है उसको मैंने। फिर 6 मंथ के बाद जब उसका अन्नप्राशन हुआ था, तो उसके बाद से मैंने उसका लिक्विड स्टार्ट कर दिया था। जैसे नॉर्मल पानी देना, दाल का पानी दे देती थी उसको, और हल्का हल्का जो दलिए के ऊपर का दूध नहीं होता वो दिया मैंने उसको। बस ये ऐसे ऐसे करके ना, जैसे और फ्रूट जो जूस होता है, कभी अंगूर का जूस ऐसे निकाल के दे दिया, तो ऐसे ही अनार का जूस ऐसे निकाल के दे दिया, ऐसी चम्मच में ऐसे करके ना मैंने उसको देना स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको सॉलिड फूड स्टार्ट किया, मैंने उसको अंडा भी दिया, और फिर मैं जूस उसको थोड़ा सा बॉटल में डाल के देने लगी। बॉटल वो एक्सेप्ट नहीं करती थी, बॉटल से तो कभी पिया ही नहीं उसने। तो क्योंकि जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है ना, वो कभी बॉटल को एक्सेप्ट नहीं करता। काशू के साथ ऐसा था दोस्तों कि वो एक्टिविटी बहुत जल्दी करती थी, बहुत जल्दी करती थी। जब काशू 1 मंथ की थी ना, तब से वो प्रॉपर साइन देती थी, करके जैसा होता है ना, मतलब घुंघरे देना, मतलब प्रॉपर बताना। ऐसे अगर उसको हम ऐब्रो उठा के ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे काशू काशू, तो प्रॉपर बताती थी अपने लैंग्वेज में कि हाँ हाँ ऐसे करके बताती थी। 2 मंथ में 2 डेज कम थे दोस्तों, वो पलटना भी शुरू हो गई थी, प्रॉपर पलट गई थी वो। और अपना हाथ जैसे होता है ना, बच्चा पलटता तो हाथ ऐसे दबा देता, उसको प्रॉपर हाथ भी निकाल दिया था अपना। तो उस टाइम में अपने मायके में थी, वो भी मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा देती हूँ। प्रॉपर वो कर लेती थी सब कुछ। और उसके बाद वो 9 मंथ में प्रॉपर चलने लग गई थी। 9 मंथ में कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, प्रॉपर खड़ा होना, खड़ा नहीं, वो प्रॉपर फीट में ना 1-2 स्टेप रखने लगती थी आराम से, बिना गिरे 1-2 स्टेप रखती थी, फिर रुकती थी, खड़ी होती थी थोड़ी देर, फिर बैठती थी, फिर चलती थी। तो ऐसा करती थी वो। और फिर वो 10 मंथ में तो ऐसे भागने लगी हो, मतलब होता है ना वॉकर। फिर मैंने वो वॉकर उसको उसी टाइम पे दिलवाया था, वो जो स्टैंड वॉकर होता है। मैंने उसे कभी राउंड वाला वॉकर नहीं दिलवाया। वैसे कहते हैं राउंड वाला वॉकर भी सही होता है, बट कभी भी अगर आप डॉक्टर से रिकमेंड करेंगे ना, तो डॉक्टर मना ही करता है कि राउंड वाला वॉकर कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे का एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता है ना, चलने की मतलब होती है उसे कि मैं चलूँ, तो बहुत तेज़ी से भागता है, तो वो वॉकर पलट जाता है। तो उस वॉकर में ये थोड़ा सा मतलब एक होता है ना नेगेटिव चीज़, वही है कि पलटने का डर रहता है। बाकी मैंने तभी उसको स्टैंड वॉकर दिलाया कि थोड़ा प्रॉपर चलने लग जाएगी। उस स्टैंड वॉकर से भी बहुत फ़ायदा हुआ, वो प्रॉपर चलती थी। वैसे तो कुर्सी को ही लेके इधर उधर भागती रहती थी, कुर्सी के ही सहारे, बट उस वॉकर से और कुर्सी से वो प्रॉपर बहुत अच्छे से चलने लग गई थी। फिर उसके दोस्तों मुझे दांतों की टेंशन होने लगी थी कि इसके दांत क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके दांत पूरा 1 साल तक नहीं आए थे। 1 साल तक मैं वेट करते करते कि इसके दांत अब आएंगे तब आएंगे, वो दांत ही नहीं आए। बहुत पढ़ती थी नेट में, बहुत सोचती थी कि क्यों नहीं आ रहे हैं। हर जगह यही लिखा जाता था कि 16 जो मंथ होता है ना बच्चे का, मतलब 16 मंथ में, यानी ऑलमोस्ट लगा लो 1 साल 4 महीने, आप बच्चे के दांत की जो मैक्सिमम जो होता है वो 16 मंथ में आ जाते हैं। तो मैं तब तक वही सोच रही थी कब आएंगे। तो कासू का जब बर्थडे ओवर हो गया था, उसके 2 महीने बाद, यानी कि 14 मंथ में कासू का फर्स्ट टीथ निकला था। तो जब उसका दांत मैंने देखा था तो बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा थैंक गॉड, अब तो उसका दांत आ गया। तो वैसे ही। और फिर क्या हुआ, एक दांत नहीं, 7 4 दांत उसके सारे एक साथ निकल रहे थे, 4 एक साथ। और टचवुड इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे बच्चों को पॉटीज लग जाती है और बुखार की भी प्रॉब्लम होती है, कोल्ड भी हो जाता है, उसको ऐसा कोई टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि 4 दांत उसके एक साथ आ रहे थे। बाकी खाने पीने में काशू ने थोड़े नखरे दिखाने शुरू किए। मुझे जल्दी से खाती नहीं थी कोई सी भी चीज़, अगर मैं कुछ भी नया खिलाऊँ तो नहीं खाती थी, मतलब वही मुंह बंद रहता था, उसका मुंह ही नहीं खोलती थी। तो मुझे जो काशू के साथ जो एक्चुअल में दिक्कत हुई वो बस यही हुई कि खाना पीना सही से नहीं खाती थी। बस उसको मतलब दूध चाहिए होता था, बस उसको ब्रेस्ट फीड चाहिए होता था, बस और कुछ नहीं। बाकी वो रह लेती थी पूरा दिन। तो इस चीज़ की मुझे दिक्कत होती थी, पर मैंने धीरे करके अब वो ट्रैक पे है, अब वो आराम से खा रही है। ये चीज़ में, हाँ, मैं इस चीज़ में आप लोगों को भी ये ज़रूर कहूँगी जिनके बच्चे खाना नहीं खाते, कि आप लगातार कोशिश करते रहिए। और सीरियसली दोस्तों, मैंने भी लगातार कोशिश किया। मैं कितने मतलब कभी तो ऐसा होता था मैं 1-1 डेढ़ घंटा बैठी रहती थी उसके साथ, और कमर की जो हालत होती थी उसके साथ बैठने में कि अब खाइए, कार्टून दिखाया, उसे गेम खिलाया, पर नहीं। पर धीरे ना उसका इंटरेस्ट खुद ही बढ़ता रहा खाने में, और उसने अब प्रॉपरली खाना सीख लिया है। अब उसे बताया कि मेरे सामने कार्टून लग जाएगा, मैं यहाँ पे बैठूंगी, मम्मा फूड खिलाएगी मुझे, और मुझे पूरा फिनिश करना है। तो अपना पूरा फिनिश कर देती है। और मैं अभी उसको जो डाइट में देती हूँ, अब मैं उसे क्या करती हूँ, मॉर्निंग में उसे केला दूध दे देती हूँ,
एक फुल केला दूध के साथ मतलब मैश करके उसको दे देती हूँ। और फिर दिन में हम उसको खिचड़ी दाल वगैरह ऐसा कुछ खिला देते हैं। बीच बीच में वो रोटी सब्जी जो हम खाते हैं ना वो भी खाती है, चावल दाल वो भी खा लेती है। पर जो प्रॉपर उसके लिए बनता है ना वो केला दूध मॉर्निंग में बनता है। दिन में मैं उसको दाल दे देती हूँ, मतलब बॉयल की हुई जो दाल होती है। फिर शाम को स्नैक्स जो बच्चे चूट फूट खाते ही रहते हैं। फिर उसके बाद रात में मैं क्या करती हूँ कि केले में रात में फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, केला दे देती हूँ या फिर केला दूध दे देती हूँ, या उसमें हल्का सा मैं सैरेलेक मिला देती हूँ। सैरेलेक का मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि प्रॉपर सैरेलेक हूँ, मैं ना मिक्स करती हूँ केले के साथ ना, सैरेलेक मिला दिया, दूध दे दिया, या फिर मूसली जो आते हैं मूसली वो भी भिगा के रख देती हूँ, वो दे देती हूँ, ओट्स दे देती हूँ। तो रात का कुछ फिक्स नहीं, रात में ऐसे ही करती हूँ, पर सुबह और दिन का फिक्स है कि ये देना ही देना है। बाकी दोस्तों उसको जूस मैं घर पे ही निकालती हूँ, जैसे अनार लिया है, अनार के साथ में सेब, मतलब ये सब ना मिक्स फ्रूट करके दे देती हूँ उसको। जो भी फ्रूट पड़े रहते हैं ना सबको मिक्स करके उसको ना बॉटल पकड़ा देती हूँ, उसकी वो वाली स्ट्रॉ वाली बॉटल है तो उससे वो पी लेती है आराम से। बाकी दोस्तों मैं इसकी एक्टिविटी भी करवाती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ किस एज ग्रुप के बच्चे को क्या एक्टिविटी करवानी चाहिए, कैसे वो सीखेगा। अभी कासू क्या है ना थोड़ा बोलने में लेट कर रही है, फिर से एक दांतों में लेट किया उसने, एक बोलने में लेट कर रही है। बाकी तो भाई सब चीज़ों में फास्ट थी वो, हर चीज़ों और अभी भी कहीं टिकती नहीं है, कहीं बैठती नहीं है, सारे दिन उसको भागना है, इधर उधर भागना ही होता है। तो वेट भी कासू का ठीक है, बीच में हो गया था जब उसका मतलब जब 10 मंथ चल रहा था यानी 10 महीने की थी, तब उसके वेट को लेकर थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा कमज़ोर हो रही है, बट नहीं अब उसने ओवरकम कर लिया है। अब मतलब सही प्रॉपर वेट हो गया है। मैंने उसका वेट भी मतलब मेज़र करवाया था डॉक्टर के पास जाके, तो उसका वेट भी सही है, हाइट भी सही है और सब कुछ परफेक्ट है कासू की। तो मैं टाइम टू टाइम ये देखती रहती हूँ कि उसका हाइट और वेट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसे कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए। तो ये सब मैं नेट पे देखती रहती हूँ, उसको उसी के अकॉर्डिंग सिखाती रहती हूँ। उसका सबसे फेवरेट गेम है वो ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक से वो कार बनाती रहती है, घर बनाती रहती है, तो उसको ना उस चीज़ में फोकस करने में अच्छा लगता है। तो अब काशू 2 साल की होने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ अब उसका प्रॉपर मैं मतलब उसको अब हर चीज़ को मतलब पिक्चर्स वाली बुक्स दिखा के उसको बताऊँ, अल्फ़ाबेट्स बताऊँ, अल्फ़ाबेट्स नहीं तो लाइंस वगैरह दिखाऊँ। तो मैं इस चीज़ में लगी हुई हूँ कि कैसे उसको थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाए, ताकि वो जब 3 साल में जाए तो स्कूल में उसको कोई दिक्कत ना हो। और आजकल तो आपको पता है स्कूल में कितना ज़्यादा टेस्ट देते हैं, कंपटीशन है हर चीज़ का, कि बच्चे को इतना बहुत आना चाहिए तभी जाके एडमिशन हो पा रहा है। तो बच्चे को एटमॉस्फेयर के अनुसार थोड़ा सा एक्टिव बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। वैसे बाकी मैं काशू को सिर्फ कार्टून तभी दिखाती हूँ जब वो खाना खा रही होगी, यानी कि पूरे दिन भर में सिर्फ 3 बार वो कार्टून देखती है, सुबह के नाश्ते में, दिन के खाने में और रात के खाने में। तो वो भी तब तक जब तक वो खा रही होती है। तो बस अब दोस्तों काशू को 3 साल में मैं स्कूल करूँगी, उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि 2.5 साल में उसको अपने इधर ही मतलब गली में ही है, मैं वहाँ पे ना एक स्कूल में 2.5 साल में उसको करवा दूँ, मतलब एडमिशन करवा दूँ उसका, ताकि वो बच्चों के साथ फेमिलियर हो सके। मतलब एकदम से उसे ऐसा ना हो कि जब वो क्लास में बैठे और इतने सारे बच्चे देखे घबरा ना जाए, थोड़े थोड़े करके देखेगी तो थोड़ा सा टाइम लेगी और थोड़ा कुछ सीख भी जाएगी। तो दोस्तों बस इतना ही, और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ इस वीडियो में बताना तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को आंसर कर दूँगी। बाकी मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, और होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी ये स्टोरी, और आप लोग अपना प्यार और सादगी बनाए रखना। जितने भी प्रेग्नेंट बहनें हैं उन सबको प्यार और बेस्ट विशेस, गुड लक। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे, जय शंभू।